सितंबर 2001 एक ऐसा दिन जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अमेरिका के ऊपर अटैक पे अटैक किए जाते हैं। अमेरिका और पूरी दुनिया का ये मानना था कि ये अटैक सिर्फ एक व्यक्ति उसामा बिन लादेन ने करवाया था। ये पहली बार नहीं था जब उसामा ने अमेरिका पर अटैक किए हो। असल में इससे पहले भी कई बार लादेन और उसके डिक्लेयर टेररिस्ट ग्रुप अल-कायदा अमेरिका पर हमला कर चुका था। जैसे 1992 में अल-कायदा यमन में एक होटल पर हमला करता है जिसमें कई अमेरिकन सोल्जर्स मौजूद थे। ऐसे ही अगले साल 1993 न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की पार्किंग में बम ब्लास्ट होता है जिसमें 6 लोग मारे जाते हैं और सैकड़ों घायल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है, आखिर अमेरिका ही क्यों? इतने सारे अटैक्स आखिर अमेरिका पर ही क्यों करे गए? आखिर अमेरिका ने उसामा के साथ क्या किया था कि एक बिलियनियर का बेटा जिसके पास इस दुनिया में सब कुछ है, वो ये सब छोड़कर दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री पर अटैक करता है। Osama bin Laden is just one person. I want him held. I want justice, dead or alive. اليوم نهضنا من جديد كشعب واحد في وجه القيادة والقتال. فها هي أمريكا مقاتلها فدمر أعظم مبانيها. States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. रियाद के बिलियनियर मोहम्मद अवद बिन लादेन के घर पे उसामा बिन मोहम्मद बिन अवद बिन लादेन का जन्म होता है, जिसे बाद में दुनिया उसामा के नाम से जानता है। मोहम्मद बिन लादेन के 50 से भी ज़्यादा बच्चे थे, जिसमें उसामा उनका 7वां बड़ा बेटा था। अब डेट आती है 3 सितंबर 1967। लादेन के पिता एक प्लेन क्रैश में मारे जाते हैं और इस वक्त लादेन 13 साल की उम्र के थे और 4 साल बाद इनकी शादी कराई जाती है। अब शादी होने के बाद अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए ये किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी जाते हैं। अब ये पॉइंट लादेन की जिंदगी का सबसे टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि यहाँ उसामा को एक्सट्रीम रिलीजियस स्टडीज भी करवाई जाती हैं, जो कि सईद कुतुब और अब्दुल आजम के द्वारा डिजाइन की गई थी। और एक टीचर भी पढ़ाया करते थे यहाँ पे, अब्दुल्ला आजम, जो उसामा को काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। साल था 1978। उस वक्त अफगानिस्तान में PDPA मतलब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान, जो कि एक कम्युनिस्ट पार्टी है, उसकी गवर्नमेंट थी। नूर मोहम्मद तारिकी अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट बनते हैं। नूर मोहम्मद USSR के फेवरेट थे क्योंकि वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को काफ़ी सपोर्ट करते थे। नूर मोहम्मद के आते ही अफगानिस्तान के अंदर बहुत ही बड़े बड़े चेंजेस होते हैं। नूर अफगानिस्तान में एजुकेशन कंपलसरी करते हैं, सिलेबस में रिलीजियस बुक्स को हटा दिया जाता है। इसके अलावा नूर USSR के इन्फ्लुएंस में आके लैंड रिफॉर्म भी लेके आते हैं, जिसके अकॉर्डिंग जिन लोगों के पास ज़मीन ज़्यादा है वो उनको देंगे जिनके पास काम थी, और जो लोगों पे कर्जा था वो भी माफ़ करेंगे। ये सारी चीज़ें देख के अफगानिस्तान के जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स थे, ट्रेडिशनल लोग थे और रिलीजियस लीडर्स थे, वो गवर्नमेंट को अपोज करने लगते हैं। अब इन सब चीज़ों के खिलाफ अफगानिस्तान के कई छोटे छोटे इलाकों में लोग हथियार उठाने लगे और इस लड़ाई को कहा गया कि ये इस्लाम की लड़ाई है। और जो ये छोटे छोटे ग्रुप्स अपने इलाके में गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, इन्हें मुजाहिदीन बुलाया जाने लगा। बाय डेफिनेशन मुजाहिदीन उन्हें कहा जाता है जो इस्लाम को डिफेंड करने के लिए लड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल आता है, एक छोटा सा मिलिटेंट ग्रुप बनाने के लिए भी बहुत सारे गन्स, एमुनिशन, फूड सप्लाई और बहुत सारे व्हीकल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो आखिर इतने बड़े स्केल पर ये मिलिटेंट ग्रुप्स आसानी से कैसे बन पा रहे थे? और ये वो पॉइंट है जहां एंट्री होती है अमेरिका की। एक्चुअली उस वक्त अमेरिका के 2 ही साथी थे, एक था पाकिस्तान और दूसरा सऊदी अरबिया और रशिया। अगर अफगानिस्तान पर भी अपना इन्फ्लुएंस बना लेता तो पूरे एशिया में US कभी अपना इन्फ्लुएंस नहीं बना पाता, और इसी दौरान पाकिस्तान अमेरिका से हाथ मिला लेता है और अपने यहाँ पर मिलिटेंट ग्रुप्स को ट्रेन करके अफगानिस्तान में भेजकर USSR के खिलाफ लड़ने के लिए भेजता था। साल 1984 में उसामा अब्दुल्ला आजम मकतब अल खिदमत अफगान ब्यूरो सर्विस शुरू करता है, जिससे मुजाहिदीनों को ट्रेन करा जाता है और इनके लिए फंड्स रेज करना इसका काम था।
और इस सब में पाकिस्तान उसामा की मदद कर रहा था, जिसे अमेरिका फंड्स देता है जो आगे उसामा को देते थे। और फिर उसामा की प्लानिंग शुरू होती है। यूएसएसआर ने 10 साल तक लड़ाई लड़ी अफगानिस्तान के अंदर, लेकिन उसके बाद साल 1989 में उन्होंने अपनी फोर्सेस को वापस बुलाना शुरू कर दिया। 15 फरवरी 1998 को सारी फोर्सेस वापस चली गई थी यूएसएसआर की। अब इसके 2 साल बाद उसामा अमेरिका पर अटैक करने की प्लानिंग शुरू करता है, लेकिन अमेरिका क्यों? अभी तक जो कुछ चल रहा है वो तो मुजाहिदीन और यूएसएसआर के बीच में चल रहा है, तो इन सब में अमेरिका बीच में कहां से आ गया? अगस्त 1996 में उसामा एक फतवा रिलीज करता है जिसका टाइटल था डिक्लेरेशन ऑफ वार अगेंस्ट द अमेरिकन्स ऑक्यूपाइंग द लैंड ऑफ 2 होली प्लेसेस, जिसके अकॉर्डिंग इजराइल पैलेस्टीन वार में जो मासूम लोग मारे गए उसमें अमेरिका ने साथ दिया इजराइल का। लेबनान के अंदर मुस्लिम्स के अगेंस्ट यूएस ज्यूज को सपोर्ट कर रहा था। सोमालिया में मुस्लिम्स पर यूएस ने ही अटैक कर रहा था। जब भी कश्मीर इंडिया की बात आती है तो यूएस हमेशा इंडिया का साथ देती है। और यूएस ने इराक में जो सैंक्शंस लगाए थे जिस कारण वहां लाखों बच्चे भूख और बीमारियों से मारे गए, सारे चीजों के लिए उसामा अमेरिका को ही जिम्मेदार मानता है। उसामा का कहना था अगर अमेरिका ना होता तो दुनिया भर में मुस्लिम्स पर इतना जुल्म ना होता। और अगेन 1998 में उसामा दूसरा फतवा रिलीज करता है जिसका टाइटल था वर्ल्ड इस्लामिक फ्रंट फॉर जिहाद अगेंस्ट ज्यूज एंड क्रूसेडर्स। इस फतवे के अंदर अमेरिकन्स को एलिमिनेट करने के लिए कहा गया था। यहाँ तक कि उसामा पब्लिकली कहते हैं अमेरिका को इजीली टारगेट किया जा सकता है और इसका रिजल्ट उन्हें बहुत ही जल्द मिलेगा। 7 अगस्त 1998 को तंजानिया नैरोबी में यूएस एम्बेसी के सामने ट्रक एक्सप्लोजन होता है जिससे 200 लोग मारे जाते हैं। और इसके बाद ही 7 जून 1999 को FBI पहली बार उसामा को टॉप 10 वांटेड लिस्ट में डालती है। प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश फ्लोरिडा के एक स्कूल में प्रोग्राम में पहुंचे हुए थे और ऐसे में ही 8:16 AM पर अमेरिकन एयरलाइंस का एक प्लेन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की नॉर्थ सेंटर में क्रैश हुआ। ये प्लेन अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 11 था जिसने सुबह 8 बजे बोस्टन एयरपोर्ट से लॉस एंजलिस की तरफ उड़ान भरी थी। इस जहाज में 5 हाईजैकर्स थे जिनके कमांडर इजिप्ट के मोहम्मद अट्टा थे। और फिर प्लेन का कंट्रोल लेने के बाद ये प्लेन को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के टावर से टकराते हैं। बुश इस खबर को सुनते ही चुपचाप रह गए क्योंकि उन्हें लगा ये एक एक्सीडेंट है। अभी वहां टावर में रेस्क्यू ऑपरेशन चल ही रहा था कि 17 मिनट्स के बाद एक और एयरप्लेन पूरी तेजी से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ टावर से टकराता है। इस दूसरे क्रैश की जानकारी जल्दी प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश को दी जाती है जो स्टूडेंट्स के साथ रीडिंग एक्सरसाइज कर रहे थे। उनके कान में धीरे कहा जाता है A second plane hit the second tower. America is under attack. इसी बीच एक और बड़ी खबर आती है कि 2 और प्लेन्स को हाईजैक किया जा चुका है। एक थी अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट 77 और दूसरी यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 93। 9:37 AM पर यह प्लेन पेंटागन बिल्डिंग में क्रैश हो गया और फ्लाइट 93 4th प्लेन, इसमें पैसेंजर्स ने हिम्मत दिखाई और ये प्लेन अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच ही नहीं पाया और पेंसिल्वेनिया के खेतों में क्रैश कर गया। सितंबर 2001 में अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश अनाउंस करते हैं कि उन्हें उसामा बिन लादेन चाहिए जिसके लिए वो $25 मिलियन का इनाम रखते हैं और सालों साल कुछ नहीं मिलता। और फाइनली 10 साल के बाद अपडेट आती है 2 मई 2011। यूएस की इंटेलिजेंस पाकिस्तान के अबोटाबाद में उसामा को ट्रैक करती है। अफगानिस्तान में यूएस बेस से 2 अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स अबोटाबाद की तरफ उड़ान भरते हैं और उसामा जहां अपनी बीवी और बच्चे के साथ छुपा था मारा जाता है। उसामा के अलावा और 4 लोग मारे जाते हैं जिसमें उसामा का बेटा खालिद बिन लादेन भी शामिल था।